कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि अब कोहारू और सोरानो की जो डेट होती है बहुत अच्छी जाती है और फाइनली पूरा दिन बिताने के बाद कोहारू आ जाती है अपने घर पे। और इसके बाद जितनी भी चीज़ें दिखाई जाएंगी वो हमें कोहारू के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई जाएगी। सो इसीलिए आपको आसपास की चीज़ें ब्लर और वाइटिश दिखेगी। तो सबसे पहले वो अपने कमरे में जाके कोहारू खोलती है रूम की लाइट। अब ये लोग आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये ब्लाइंड है तो भला ये लाइट क्यों खोलेगी, और इसका जवाब हमें कोहारू खुद ही देती है। वो बोलती है कि वो शुरू से कभी भी अंधी नहीं थी, तो कमरे में घुसते समय उसका हाथ सबसे पहले लाइट की तरफ जाता है। मान लो ये बस उसकी आदत है, और एक तरीके से लाइट खोलने के बाद उसे अच्छा भी महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है कि फाइनली वो अब घर आ चुकी है। अब वो कपड़े चेंज करके आराम से बैठ जाती है और सोच रही होती है अपनी डेट के बारे में। पर तभी कोहारू की मॉम उसको आवाज़ लगाती है। वो उसकी माँ थी जो, और उसको अच्छे से पता था कि उसकी बेटी ने खाना नहीं खाया होगा, और वो उसको खाने के लिए नीचे बुलाती है। और वो जाते टाइम बिना लाइट को बंद करते हुए जाती है। उसकी मॉम ने उसके लिए टेम्पोरो बनाया था जो कि उसका फ़ेवरेट है। अब कोहारू अपने आप से बोलती है कि मुझे बाकी लोगों की तरह भूख नहीं मतलब बहुत ज़्यादा भूख लगती है, पर फिर भी मैं किसी के सामने नहीं खाती। अगर आपको याद होगा तो वो सोरानो के साथ डेट पे भी थी, तब भी उसने कुछ खाने तब भी उसने कुछ नहीं खाया था, उसने खाने से मना कर दिया था। तब वो आराम से अपना टेम्पोरो खाती है और उसका खाना उसके मुँह पर लग जाता है। तो इसीलिए उसकी मॉम उठती है और उसके मुँह को साफ़ कर देती है। और यही एक रीज़न था इसके दूसरों के ये इसी कारण से दूसरों के सामने नहीं खाती है, इसको खाना पसंद नहीं है। क्या होगा अगर वो ये ऐसे ही दूसरों के सामने खाएगी और उसके मुँह पे सब कुछ लग जाएगा, तो इसीलिए इसको कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। तभी ये सोरानो के सामने नहीं खाना चाहती थी और वो ब्लश करने लग जाती है। क्या अगर वो उसके सामने खाती तो सोरानो भी उसके मुँह को ऐसे ही साफ़ करता। अब उसकी ये स्माइल देख के उसकी मॉम समझ जाती है, और उसकी मॉम उसकी स्माइल को देख के बोलती है, तुम्हारी स्माइल देख के लग रहा है कि आज की तुम्हारी डेट बहुत ज़्यादा अच्छी गई है। और कोहारू हैरान थी, वो बोलती कि आपको कैसे पता चला, मैंने तो आपको बताया ही नहीं था। फिर भी उसकी मॉम बोलती है कि ये पता लगाना कोई बड़ी बात नहीं थी। आज तुमने मेकअप में बहुत ज़्यादा टाइम लगाया, और तुमने पता नहीं क्यों कितनी बार ड्रेस चेंज कर ली, और तुम बहुत ज़्यादा खुश हो और नर्वस भी लग रही थी सुबह। और उसकी मॉम बिल्कुल सही थी, क्योंकि आज कोहारू अपने टाइम से बहुत जल्दी उठ चुकी थी, और उसने ड्रेस चुनने में तो घंटे लगा दिए थे, और मेकअप करने में भी। ये ऐसा बहुत कम करती है। फिर तभी वो एडमिट कर लेती कि हाँ मेरी डेट बहुत अच्छी गई थी। और तब वो अपना खाना वाना ख़त्म करने के बाद वापस जाती है अपने रूम में। अब वो सोचती है कि जब से उसकी आंखें गई है तब से लोग उसे अलग तरीके से ट्रीट करने लगे हैं। उन्हें लगता है कि ये बाकियों की तरह नहीं है, और वो उस ग्रुप से एक्सक्लूड कर देते हैं, मतलब वो खुद भी बाहर हो जाती है और उसे कर भी दिया जाता है। पर सोरानो बिल्कुल अलग है। वो उसकी परवाह करता है, जहाँ तक हो उसे समझने की कोशिश भी करता है। आंखें ना होने के बावजूद भी मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है। मैं अपने आप को नहीं देख सकती, पर फिर भी मुझे मेकअप करना पसंद है। टैक्टाइल पेविंग की वजह से मैं हील नहीं पहन सकती बाकी लड़कियों की तरह, पर फिर भी मैं बूट पहन के खुश हूँ। मैं बाकियों की तरह खुश हूँ, उन लोगों की तरह जिनके पास आंखें हैं, पर फिर भी लोग मुझे अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। पर सोरानो ऐसा नहीं है, मेरी आंखें नहीं है इससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि वो मेरी आंखें बन जाता है, और फिर वो डेट को याद करने लग जाती है जब सोरानो उसके आसपास पूरी डिटेल्स बता रहा था, ताकि वो सारी चीज़ें अच्छे से इमेजिन कर सके। कोहारू को उसकी आवाज़ पसंद है, उसके हँसने का तरीका पसंद है। उसे नहीं पता कि सोरानो कैसा दिखता है, और शायद उसे फ़र्क भी नहीं पड़ता कि वो कैसा दिखे, और फिर भी काइंड रहेगा। पर फिर भी काश वो उसको एक बार देख सकती। मुझे सोरानो पसंद है, पर फिर भी मैं डरी हुई हूँ। क्या पता वो ऐसे लोगों को डेट ना करना चाहता हो जिन्हें डिसेबिलिटीज़ हो। मैं उसे ब्लेम भी नहीं कर सकती। मुझे पता है कि सोरानो बाकियों की तरह नहीं है, और ये सच भी है। सच लड़के अप्रोच तो मुझे करते हैं इस डेट के लिए, पर जैसे उन्हें पता चलता है कि मैं ये अंधी है, वो पीछे हट जाते हैं। और ये पता होने के बावजूद भी कि सोरानो बाकियों की तरह नहीं है, पर फिर भी वो डरी हुई है। क्या पता अगर ये रिलेशनशिप की बात सामने आए तो वो पीछे हट जाए, तो वो अपनी फीलिंग्स कभी कॉन्फेस नहीं कर सकती। पर फिर भी वो खुश थी, कम से कम पहली बार ही सही उसे प्यार महसूस तो हुआ। उसने पहली बार किसी को इतना ज़्यादा पसंद करा है। और वो फिर से सोरानो के बारे में सोचने लग जाती है, क्या मुझे कल कॉन्फेस कर देना चाहिए या फिर मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए। क्या होगा अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि हमें दोस्त बने हुए कई महीने हो चुके हैं, पर वो अपनी तरफ से कभी टेक्स्ट नहीं करता या फिर कॉल भी नहीं करता, और वो अपनी तरफ से मुझे मिलने के लिए भी नहीं बुलाता। और तो ये सोचना गलत होगा कि वो मुझसे प्यार करता है।
अब मुझे समझ में नहीं आता कि वो खुश है या फिर बेचारी दुखी है। वो टेंशन में पड़ जाती है। अब सोराने ना कटिंग बोर्ड कंपटीशन में पार्ट ले लेता है, जिसमें उसे बोट चलानी थी। और ये सच में बहुत ज़्यादा मेहनत का काम था। और बस इतना ही नहीं, उन्हें दूसरे लोगों को घुमाना भी था। तो इनकी बोट में बैठने आ जाते हैं कोहारू और यूको। और कोहारू उस बोट में बैठ के बहुत ज़्यादा खुश थी। अब यूको को कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था, तो वो बोट रोक देता है। तब कोहारू बोलती है, क्या तुम्हें पता है कि आज फेस्टिवल के आखिरी में फायर क्रैकर्स फोड़े जाएंगे, तब हम सब साथ में देखेंगे। तब यूको बोलती कि आज मुझे कमेटी के काम से जाना है, तो मैं कोहारू के साथ नहीं रह सकती, क्या तुम उसका ख्याल रख लोगे? तब नारुमी भी बोलता है कि 7 बजे मुझे भी अपने काम पर जाना है, तो तुम्हें कोहारू के साथ अकेले ही रहना होगा। तब सोरानो को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो वो कोहारू से बोलता है कि मुझे कॉलेज के बाद मिल जाना उसी जगह पर जहाँ हम रोज़ मिलते हैं। अब पूरा कॉलेज ख़त्म होने के बाद वो उसे जाकर मिलता है कैंपस की छत पर। आज वो यहाँ पर देर तक इसीलिए रुकी हुई थी क्योंकि उसे फायरवर्कर देखना थे, जो कि फेस्टिवल के एंड में फोड़े जाएंगे। तब वो बाकी इवेंट्स के बारे में बात करने लग जाते हैं और कोहारू उससे पूछते कि आखिरकार लास्ट इवेंट कौन सा है। जहाँ तक मुझे याद है तो वो युकाता कंपटीशन है ना, जहाँ पर कॉलेज की लड़कियाँ युकाता पहन के आएंगी और सब लोग उन्हें जज करेंगे और इस हिसाब से उन्हें पॉइंट्स मिलेंगे और ऐसे ही डिसाइड होगा विनर। और इस इवेंट के बाद ही फायर फैकर्स फोड़े जाएंगे। तब वो थोड़ा उदास होते हुए बोलते कि मुझे भी युकाता पहनना था। तब अपना बंदा उसे थोड़ा टीज करते हुए बोलता है कि तुम पटाखों में 1 मिलियन येन खर्च कर सकती हो, पर तुम्हें अपने लिए युकाता नहीं खरीद सकती क्या? तब वो थोड़ा स्माइल करते हुए बोलती कि दरअसल मेरे पास युकाता पड़ा हुआ है, हालांकि वो मेरा नहीं है, मेरी मॉम का है, पर मुझे हर बार वो ट्राई करना था। तब सोरानो बोलता है, फिर तो ये अच्छी बात है, तुम्हें कॉन्टेस्ट अटेंड करना चाहिए, मतलब उसमें हिस्सा लेना चाहिए। और थोड़ी देर के लिए वो हैरान थी और वो थोड़ा उदास होते हुए बोलते कि तुम्हें पता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मान लो मैंने पार्टिसिपेट कर भी लिया तो क्या मुझे वोट्स मिलेंगे? बाकियों को छोड़ो, क्या तुम मुझे वोट दोगे? और सोरानो बिना किसी हेजिटेशन के बोल देता है कि साफ, हाँ मैं तुम्हें वोट ज़रूर दूंगा, ये सवाल पूछने लायक ही नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें ही वोट दूंगा। पर तब कोहारू बोलते कि मुझे पता है कि मैं ब्लाइंड हूँ, पर फिर भी तुम मुझे ही वोट दोगे। तब सोरानो उसे समझाता है कि आखिर युकाता कॉन्टेस्ट में ब्लाइंडनेस से क्या लेना देना है। पर फिर वो अपने मन में बोलता है कि वो झूठ किसको बोल रहा है। उसे पता है कि उसकी ब्लाइंडनेस की वजह से शायद वो कभी जीत नहीं पाएगी, भले ही ये इसे वोट दे देगा। पर बाकियों का युकाता कॉन्टेस्ट में लड़कियों से ज़्यादा उनकी ब्यूटी देखी जाती है, मतलब युकाता से ज़्यादा उनकी ब्यूटी देखी जाती है। और जैसे ही पता चलेगा कि ये ब्लाइंड है तो इसके ब्यूटी के पॉइंट तो वैसे ही कट जाएंगे। और सोराने ने तो अपना डिसीजन मना लिया था। वो बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा वोट तो तुम्हें ही जाएगा, चाहे वहाँ पर 10 लड़कियाँ भी खड़ी क्यों ना हो, मैं तुम्हें ही चुनूंगा। और वो ब्लश करने लग जाती है और वो बोलती है कि तुम्हारी बातों सुन के तो ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे अपना लव कॉन्फेस कर रहे हो। और सोरानो भी ब्लश करने लग जाता है और वो बोलता है कि मेरा मतलब वो नहीं था, जब मैंने कहा कि 10 लड़कियां में से बस मैं तुम्हें चुनूंगा, मेरा मतलब ये है कि मैं तुम्हें वोट देना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालना। और वो हंसने लग जाती है और वो बोलते कि तुम्हारी बातों का मुझे बुरा बिल्कुल भी नहीं लगा। तब वो फायर क्रैकर्स के बारे में बात करने लगते हैं जो वो लेकर आए थे। और तभी अचानक से वहाँ पर होने लग जाती है जोरों की बारिश और बाहर अनाउंसमेंट होती है जो कि करती है यूको कि बारिश की वजह से हम फायर क्रैकर्स एंजॉय नहीं कर सकते। और इस चीज़ की वजह से कोहारू थोड़ी उदास हो जाती है और बारिश में भीग के उसे जुकाम भी हो जाता है। तब वो अपना जैकेट उतार के उसे दे देता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और वो बोलता है कि इससे पहले तुम्हारी हालत ज़्यादा ख़राब हो, हमें कहीं शेल्टर ले लेना चाहिए। और कोहारू के घर तो अभी जा नहीं सकते थे क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ थी, तो सोरानो उसे इनवाइट करता अपने घर पर और वो उसके घर पर चली जाती है। और पर अब कोहारू उसके घर पर आकर खुश तो थी क्योंकि वो पहली बार आई थी, लेकिन वहाँ पर उसे थोड़ी दिक्कत भी होने वाली थी क्योंकि वो उस जगह से बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं थी। तब कोहारू उससे कुछ पूछती है, मेरे तो पूरे कपड़े गीले हो चुके हैं, क्या तुम देख के बता सकते हो कि कहीं तुम्हें मेरे कपड़े के आर पार तो नहीं दिखाई दे रहा है? और सच में उसके कपड़े के आर पार दिखाई दे रहा था क्योंकि वो बारिश की वजह से पूरी तरीके से उसका शरीर चिपक चुका था उसके कपड़ों से। पर वो झूठ बोल देता है कि मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, पर वो टॉवल उसके शरीर के ऊपर ढक देता है। वो बोलता है कि तुम इसे अपने ऊपर रखो वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी। और बहुत देर तक ये दोनों कुछ भी नहीं बोलते हैं। तब कोहारू बोलती है, क्या सच में ही तुम्हारा बेड है? और वो उस टाइम पर उस पर कूद जाती है और ये सब करने में उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। पर ये करते करते उसकी स्कर्ट थोड़ी सी ऊपर हो जाती है, पर सोरानो उसे जल्दी से वार्न कर देता है। हाँ, इस बात पे कोहारू से थोड़ी टीज करती है पर ज़्यादा नहीं।
पर वो उस बात का बुरा बिल्कुल भी नहीं मानती क्योंकि उसे पता था कि सोरानो वैसा लड़का नहीं है। तब वो फायरवर्क्स क्लब के बारे में बात करने लग जाती है। अगर मैं उस क्लब में होती तो उन फायरवर्क्स को मैं कितनी पास से सुन पाती। तब सोरानो बोलता है अगर ऐसा होता तो तुम्हारे साथ मैं भी क्लब को ज्वाइन कर लूँगा। अब वो दोनों नोटिस करते हैं कि बारिश पहले से बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, तो ये दोनों अब साथ में घर जाते हैं और वो बात करने लग जाते हैं फायरवर्क्स के बारे में ही। कोहारू को थोड़ा बुरा लग रहा था, बारिश की वजह से फेस्टिवल कैंसिल हो गया। अब उसे फायरवर्क्स देखने के लिए 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। तब कोहारू खुद ही बोलती है कैसा रहेगा अगर हम समर फेस्टिवल में खुद ही पटाखे फोड़ दे जो हम लेकर आए हैं। और सोरानो को ये आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वो बोलता है कि मैं बाकी लोगों को भी बुला लूँगा। अब ये दोनों बहुत ज़्यादा पास खड़े हुए थे। कोहारू ना उसका हाथ कस के पकड़ रखी थी क्योंकि वो एक ही छाते के नीचे थे, तो इनके पास कोई और रास्ता था भी नहीं। पर तब कोहारू अचानक से पूछ लेती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? और सोरानो तो बिना कुछ सोचे समझे ही ना बोल देता है। और ये सुन के कोहारू बोलते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है। अब वो उसके सवाल से इतना कंफ्यूज नहीं था जितना उसके जवाब से हुआ। वो बोलता है कि इसमें अच्छी बात क्या है? तब वो अपने अपने आप को डिफेंड करने के लिए बोलती है मैं तो बस इसलिए बोल रही थी क्योंकि मैं तुम्हारे पूरे दिन का ज़्यादा टाइम ले लेती हूँ। अब देखो अभी मैं तुम्हारे साथ हाथ पकड़ के चल रही हूँ। अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड होती तो मैं ऐसी हरकतें नहीं करती, वरना उस बेचारी को बुरा लगता। तब सोरानो बोलता है कि अभी थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि तुम अपनी फीलिंग मुझे कॉन्फेस कर रही हो, पर मैं गलत था। और वो पाउट करने लग जाती कि जो भी मैंने कहा वो तुम भूल जाओ, मैं मेरा मजाक मत उड़ाओ। और ऐसे ही चलते चलते वो पहुंच जाते हैं उसके घर। तब कोहारू उससे कुछ पूछती है। वो बोलती है क्या तुम्हें पता है कि अंधे लोग चेहरा कैसे देखते हैं? जब किसी ब्लाइंड पर्सन के आगे वाले चेहरे को देखना होता है तो वो अपने हाथों को उसके चेहरे को छूता है और इसी वजह से अंदाज़ा लग जाता है कि सामने वाला कैसा दिखता होगा। तब सोरानो खुद ही बोल देता है क्या तुम मेरा चेहरा देखना चाहती हो? तुम देख सकती हो क्या? तब वो उसके सामने आती है और अपना हाथ उसके फेस पर रखती है और उसे किस कर लेती है। और ये चीज़ सबसे ज़्यादा शॉकिंग था भाई, मतलब सच में मैं खुद बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। सोरानो तो पूरा ही ब्लैंक हो जाता है, वो कुछ भी नहीं बोल पाता है और आखिर वो उसे बोलता ही क्या। और वैसे भी इससे पहले वो कुछ बोल पाता, वो उसे गुड नाइट बोल के अपने घर में चली जाती है। अब सोरानो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था अपनी फीलिंग्स को लेके, तो अगले दिन वो कोहारू से मिलता नहीं है क्योंकि उससे पहले एडवाइस चाहिए थी नारुमी की। वो उसे खाने के बहाने बाहर लेके जाता है ताकि वो उसे किस वाली बात बता सके। पर नारुमी तो यूको को भी बुला लेता है। बेचारा सोरानो सोच रहा था कि वो उसे प्राइवेटली बात कर बता पाएगा। अब यूको भी थी वहाँ पे तो इसीलिए वो कुछ बता नहीं पाता है। वो ऐसे ही खाना खाने लग जाते हैं। अब वो सोच रहा होता है कि किसी तरह यूको यहाँ से चली जाए, फिर वो फ्रीली होके नारुमी से बात कर पाएगा। वहाँ पर एक गलती हो जाती है, वहाँ की वेटर सोरानो को टी की जगह बियर का गिलास दे देती है। अब सोरानो इतना ज़्यादा जल्दी में था, वो इतना ज़्यादा नर्वस था, तो वो बिना सोचे ही एक घूंट में पूरी बियर को पी लेता है और इसी वजह से उसे बहुत ज़्यादा नशा हो जाता है। तब नारुमी उससे बोलता है चलो अब मुझे बताओ तुम मुझे क्या बात क्यों मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आए थे? तुमने कहा था कि तुम्हें कोहारू के बारे में कुछ बात करनी है। अब वो पूरे नशे में था तो अब वो ज़्यादा सोचता समझता नहीं है और साफ कॉन्फेस कर देता है कि कल क्या हुआ था। वो बोलता है कि कल कोहारू ने अचानक से मुझे किस करा और उसके आगे वो कुछ बोल ही नहीं पाया। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए और मैंने उसे टेक्स्ट भी नहीं करा। बेचारा नारोमी तो बहुत ज़्यादा जेलस होता है कि मुझे मेरी लाइफ इतनी बढ़िया क्यों नहीं है। अभी कॉलेज में आए हुए हमें इतना टाइम भी नहीं हुआ है और तुम्हें एक लड़की भी मिल गई, पर यूको बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो बोलती है कि तुम्हें पहले स्टार्ट करना चाहिए था। मुझे पता है कि तुम भी कोहारू को पसंद करते हो। क्या तुमने प्यार की रूल बुक नहीं पढ़ी? हर बार लड़का ही सबसे पहले कॉन्फेस करता है, पर नारुमी बोलता है कि हम 2026 में हैं। अब ऐसा लड़का लड़की जैसा यहाँ पर कुछ नहीं होता है। पर यूको उसकी बात को सुनती नहीं है। वो उससे बोलती है कि तुम उसे अपनी फीलिंग्स को शो कराने में डरते क्यों हो? आखिर तुम उसे जाकर हक क्यों नहीं करते या फिर उसे मन की बात क्यों नहीं बता देते? क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो भी तुम्हें बहुत पसंद करती है। तब वो बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो ब्लाइंड है। इस बात पर नारुमी और यूको दोनों भड़क जाते हैं कि वो ब्लाइंड है तो क्या हुआ, तुम हर बार उसकी ब्लाइंडनेस को बीच में क्यों लेकर आते हो? जब वो डिज़र्व नहीं करती क्या प्यार करना? पर वो उन्हें फिर से अच्छे से समझाता है कि मेरा मतलब वो नहीं था। दरअसल वो ब्लाइंड है तो मैं उसे अचानक से जाकर हक हग नहीं कर सकता या फिर वो अचानक से जाके पीछे से नहीं पकड़ सकता उसकी वार्निंग के बिना। अगर मैं उसे ऐसा करूँगा तो वो डर जाएगी। फिर वो दोनों ज़ोर-ज़ोर से हँसने लग जाते हैं। उन्हें पहले ऐसा लग रहा था कि वो उसकी ब्लाइंडनेस की वजह से उसे डेट नहीं करना चाहता, पर सच्चाई तो ये है कि बस वो ये चाहता था कि वो डर ना जाए,
योको भी बोलती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम बहुत ज़्यादा बुरे इंसान हो, पर अब पता चल रहा है तुम तो बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो। तब वो बोलती कि चलो तुम्हारी बात तो सही है, पर तुम्हें कुछ तो रिप्लाई करना ही होगा। अब कल उसने तुम्हें किस करा तो तुम उसे ऐसे तो नहीं छोड़ सकते हो। तो चलो मुझे बताओ कि तुम्हें कोहारू में क्या पसंद है, उसका फेस या फिर उसका फिगर या फिर कुछ और फिर वो बोलता है उसकी स्माइल, वो पता नहीं क्यों ऐसी सिचुएशन में भी हंस लेती है। जब मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ था तो मैं 24 घंटा उदास रहता था। मुझे ऐसा लगता था कि मुझसे बुरी ज़िंदगी किसी की नहीं हो सकती, पर मैं गलत था। कोहारू जो देख भी नहीं सकती है, पर फिर भी वो खुश रहती है, और यही रीज़न है मुझे उसकी स्माइल बहुत ज़्यादा पसंद है। तब यूको फ़ोन निकालती है, उसे रिकॉर्ड करने लग जाती है। वो बोलती है कि चलो हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तुम ऐसा इमेजिन करो कि तुम्हारे सामने एक कोहारू है, और वो नशे में तो वैसे ही था, और वो खड़ा होता है और अपनी फीलिंग्स को कॉन्फेस कर देता है। कोहारू, मुझे तुम बहुत पसंद हो, क्या तुम मेरे साथ डेट पे जाना पसंद करोगी? दुकान के सभी लोग उसकी आवाज़ को सुन लेते हैं, और सभी लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और सभी लोग क्लैप करने लग जाते हैं। और यूको वीडियो को एंड करके भेज देती है कोहारू के पास। अब बेचारा वो सोच में पड़ जाता है, वो कैसे रिएक्ट करेगी। अब बहुत दिन हो चुके थे, कोहारू कॉलेज ही नहीं आती है, और कॉलेज तो छोड़ो, वो उसके मैसेज का रिप्लाई तक नहीं कर रही थी, और ऐसा कई दिनों से हो रहा था। उसे ऐसा लगता है कि उसको उसके वीडियो का बुरा लग गया होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइज़, आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे तो ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इसमें एक शॉकिंग चीज़ देखने को मिली हमें। कोहारू ने तुरंत ही सोरानो को किस कर दिया, जो कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा होने वाला है। लेकिन ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा कमाल का था। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।